हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल PHH। आज हम पढ़ेंगे क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति का दूसरा पार्ट। इसमें आज हम जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कि किस किस कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप ये सोच ही सकते हैं कि उसने कैसा किया होगा। ये सब जो पहले का जो राजतंत्र था, मतलब पहले की जो व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत फ्रांस का जो सम्राट है वो अपनी मर्जी से किसी पे कर नहीं थोप सकता था। उसके लिए उसको स्टेट जनरल, जिसको हम प्रतिनिधि सभा भी बोलते हैं, उससे इजाजत लेनी पड़ती थी। ठीक है, स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। मतलब ये स्टेट जनरल में तीनों स्टेट के लोग अपने अपने खुद से चुन के प्रतिनिधि भेजते थे जो स्टेट जनरल में बैठते हैं। ठीक है, इसकी जो आखिरी बैठक थी वो सन 1614 में बुलाई गई थी। इसके बाद स्टेट जनरल की बैठक नहीं बुलाई गई। ठीक है, अब फ्रांस का जो सम्राट लुई 16 है, उसने 5 मई 1789 को नए करों का प्रस्ताव स्टेट जनरल के सामने रखा कि भाई ये नए नए कर हैं, इनको मुझे लागू करना है, आप मुझे अनुमति दो। ठीक है, अब प्रतिनिधियों ने पहले से ही मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन सजाया गया था। अब प्रतिनिधियों को अपने पक्ष में करने के लिए, ताकि वो कर पास कर दे, मतलब ये लागू कर दें ये कर, इसके लिए उनको एक आलीशान भवन में बैठाया गया था। ठीक है, पहले और दूसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे थे। पहले और दूसरे स्टेट से 300 प्रतिनिधि आए थे जो आमने सामने की कतार में बैठ गए, और बाकी के तीसरे स्टेट ने अपने 600 प्रतिनिधि भेजे थे जो पीछे की साइड खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का जो प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। मतलब तीसरे स्टेट में से जो लोग आ रहे थे वो पढ़े लिखे, शिक्षित और समझदार थे। किसान, औरत और कारीगरों को सभा में प्रवेश वर्जित था। जो नॉर्मल किसान, औरत और कारीगर थे उनका वो सभा में नहीं घुस सकते थे, सभा में नहीं आ सकते थे। लेकिन तभी भी 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें व मांग की सूची बनाई गई, जिससे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। हर एक स्टेट से अपने प्रतिनिधि अपनी जनता के सवाल, शिकायत और मांगों की सूची बनाकर अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। मतलब स्टेट जनरल के जो नियम है उसके अनुसार हर एक वर्ग अपना मत दे सकता है, लेकिन वो अपना एक मत दे सकता है। इस बार भी लुई 16 ने इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा मतलब निष्ठावान, उस कार्य के लिए निष्ठा, मतलब वो उस कार्य को करेगा। ठीक है, लेकिन तीसरे वर्ग के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने राजा के सामने ये मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। अब क्या था कि हर एक वर्ग अपनी तरफ से एक ही मत देता था। पहला वर्ग अपनी तरफ से एक मत देगा, दूसरा वर्ग अपनी तरफ से एक मत देगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला था हर एक व्यक्ति अपना मत दे। इसकी मांग तीसरे स्टेट के लोगों ने की थी। ठीक है, ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिससे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। रूसो एक समाज सुधारक था, वो साथ साथ वो एक लेखक भी था। उसने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस बात का वर्णन किया था। ठीक है, जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने विरोध जताते हुए वो लोग सभा से बाहर चले गए। जब सम्राट ने बोल दिया कि हाँ ऐसा नहीं होगा, हर एक व्यक्ति अपना मत नहीं देगा, बस हर पक्ष से एक ही मत आएगा, तो जब ये बात सरकार ने नहीं मानी, राजा ने नहीं मानी, तो तीसरे स्टेट के जो जितने भी प्रतिनिधि थे वो विरोध जताने के लिए वो सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के
प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। जो तीसरे स्टेट के लोग थे वो खुद को पूरे फ्रांस का प्रवक्ता मानते थे। प्रवक्ता जो आप किसी की तरफ से विचार प्रस्तुत करे, अपने विचार प्रस्तुत करे, ठीक है। 20 जून को ये सारे प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए। वर्साई एक जगह है, वहाँ के इंडोर टेनिस कोर्ट में ये सारे लोग जमा हो गए और उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। नेशनल असेंबली खुद को घोषित कर दिया उन लोगों ने, और उन्होंने साथ ही साथ ये शपथ भी ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला सिद्धांत तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व 2 लोगों ने किया, मियाराबो और अबेसिये। मियाराबो जो था वो जन्म से कुलीन परिवार का था, मतलब वो द्वितीय स्टेट से संपर्क रखता था, लेकिन वो सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। वो था कुलीन परिवार से, लेकिन तभी भी वो ये मानता था कि जो ऐसा होता है कि गरीब लोगों को कर चुकाने पड़ते हैं और उनको सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती, इसके लिए वो उनके साथ सहमत था कि हाँ ये बात सही है कि इनको सबको एक बराबर मिलना चाहिए। मिराबो ने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी जितनी भी भीड़ है उसके समक्ष जोरदार भाषण दिए। अब सिया मूलतः एक पादरी था, जो अबेसिया था वो एक पादरी था, ठीक है। उसने तीसरा स्टेट क्या है इस शीर्षक से उसने एक पैम्फलेट बनाई। पैम्फलेट वो होते हैं जो कंपनी अपने कार्ड नहीं बांटती, या फिर बहुत सारे लोग जागरूकता फैलाने के लिए, अपने विचार जाहिर करने के लिए दीवारों पे अपने पैम्फलेट वगैरह चिपकाते हैं, ठीक है। अब जो अबेसिया जो पादरी था उसने अपनी प्रभाव पुस्तिका पैम्फलेट लिखी जिसका शीर्षक दिया उसने तीसरा स्टेट क्या है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि एक चित्र है जहाँ पे सारे लोग वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए हैं और उन्होंने शपथ ली है, ठीक है। ये जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस में आंदोलन हो रहा था। जिस वक्त जो असेंबली थी वह संविधान का प्रारूप तैयार कर रही थी, उस समय पूरा फ्रांस आंदोलन में फंसा हुआ था। एक तो कड़ाके की ठंड के कारण फसल खराब हो गई थी और साथ ही साथ पावरोटी की जो कीमतें थी वो आसमान छू रही थी। बेकरी के जितने भी मालिक हैं वो इस स्थिति का फायदा उठाते हैं और जमाखोरी में जुट जाते थे। जितनी भी बेकरी की दुकान है वहां पे घंटों तक इंतजार करने के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया, और दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का भी आदेश दे दिया था। तो क्रोध से भरी हुई भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोल दिया। बास्तील एक किला का नाम है। बास्तील के किले पर धावा बोल दिया और उसे नास्ता नाबूद कर दिया, यानी कि उसे गिरा दिया। देहाती इलाकों में हर गांव में अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिक ने भाड़े पर लठैत लुटेरों को ग्राह को बुला लिया है, जो पकी हुई फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। बहुत सारे जिलों में भय से आतंक होकर किसान ने कुदालों और बिचलों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए और उन्होंने अन्न के भंडार को लूट लिया। लगान संबंधी सभी दस्तावेज को जलाकर राख कर दिया। जो कुलीन लोग थे वो बड़ी संख्या में अपनी जागीर छोड़कर भाग गए अपनी जान बचाने के लिए, और बहुत से तो पड़ोसी देश में जाके बहुत सारे लोगों ने शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने आखिरकार नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। साथ ही साथ उसने ये भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया।
ठीक है। पादरी वर्ग के जितने भी लोग हैं वो अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया कि वो अपने विशेषाधिकार छोड़ दें। धार्मिक कर को समाप्त कर दिया। धार्मिक कर यानी जो टाइड है, टाइड को समाप्त कर दिया गया। और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। चर्च को जो भूमि मिली थी उसको भी जब्त कर लिया गया। इस प्रकार से कम 20 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आराम से